चलो 10 भी बता देते हैं, 10 नहीं बताए ना, बता देते हैं। कह रहा है एक बर्तन में पानी, स्पिरिट और अल्कोहल जो है 5:4:3 में है। एक अन्य बर्तन में पानी और अल्कोहल 7:8 में है। यदि पहले बर्तन से 3 लीटर और दूसरे बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लेकर एक तीसरा बर्तन में मिलाएंगे तो उसमें कुल मिश्रण का कौन सा भाग स्पिरिट होगा। चलो पहले हम आपको सारा सिनेरियो दिखा देते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पानी, स्पिरिट और अल्कोहल पानी, स्पिरिट और अल्कोहल मात्रा जो है क्रमशः 5:4 में है पहला बर्तन में, और दूसरा बर्तन में आपके पास है पानी और अल्कोहल, स्पिरिट नहीं है। लेकिन कह रहा है कि पहले बर्तन से सिर्फ 3 लीटर लेना है, पहले बर्तन में सिर्फ 3 लीटर है और दूसरे बर्तन में आपका 2 लीटर है। और इसका लेकर के जो मिश्रण एक तैयार करेंगे हम लोग, मिश्रण लेकर के जो एक तीसरा बर्तन में मिश्रण तैयार होगा तो उसमें कुल मिश्रण का कितना भाग स्पिरिट होगा। तो इजी क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, बोल रहा है पहले बर्तन से 3 लीटर लेना है और दूसरा बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लेना है। तो देखो पहले बर्तन से जब आप 3 लीटर मिश्रण लीजिएगा तो वो जो 3 लीटर आपके पास मिश्रण होगा उसमें जो पानी, स्पिरिट और अल्कोहल का जो अनुपात होगा वो होगा 5:4:3। होगा कि नहीं होगा 3 लीटर वाला में। और फिर जो दूसरा बर्तन है उससे आपको 2 लीटर लेना है। तो जाहिर सी बात है इस 2 लीटर वाला जब मिश्रण आप लीजिएगा दूसरा बर्तन से तो उस 2 लीटर मिश्रण में भी पानी और अल्कोहल का जो अनुपात होगा वो 7:8 होगा। पानी और अल्कोहल, इसमें स्पिरिट नहीं है दूसरा का बर्तन में, 7:8 पानी और अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोल रहा है कि पहला बर्तन से आप 3 लीटर लिए है, दूसरा बर्तन से आप 2 लीटर मिश्रण लिए है। इसका मतलब मिश्रण का जो अनुपात होना चाहिए पहला बर्तन का दूसरे बर्तन से वो 3:2 होना चाहिए। तो देखते हैं कि मिश्रण का अनुपात 3:2 है या नहीं है। तो टोटल मिश्रण पहले देख रहे हैं तो 5, 4, 9 और 3 12, और दूसरा का बर्तन में देख रहे हैं तो 8, 7, 15। तो 12 और 15 का जब रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आएगा क्या, 4:5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4:5। होना चाहिए 3:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बर्तन को सेम कर लेते हैं पहले। तो 12 को 5 से गुना कर देंगे तो 12×5 = 60। अब 15 को 4 से गुना कर देंगे तो 15×4 = 60। ये अभी टोटल मिश्रण सेम हुआ है, सिर्फ हमको इसको क्या 3:2 में बनाना है। तो 3:2 में बनाने का मतलब है इसको 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से। तो इसको भी 3 से और इसको भी 2 से। इस तरह से हम आप आराम से बता सकते हैं कि पहला बर्तन में टोटल कितना पानी और दूसरा बर्तन में टोटल कितना पानी। पहला बर्तन में कितना स्पिरिट, दूसरा बर्तन में तो है ही नहीं है। वैसे तीसरा में, या तो इसको हम ऐसे ही बोले थे कि आप कर लेना, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ फिर से गुना करना पड़ेगा। अगर कॉमन होगा तो काट लेंगे या नहीं तो फिर रहने देंगे। हम देख रहे थे कि पहला बर्तन और दूसरा बर्तन को सबसे पहले जब सेम करना होगा तो पहला बर्तन टोटल 12 का है, दूसरा का 15 का है, तो 12-15 यानी कि 60 लीटर का दोनों बना लेते हैं। तो 60 बनाने का मतलब है कि पहले को 12 को 60 से बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा और दूसरा का बर्तन को 4 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही हम 4 से गुना करेंगे और पहले को 5 से गुना करेंगे तो ये बर्तन सेम हो जाएगा। जबकि हमको सेम नहीं रखना है, हमको 3:2 में बनाना है। 3:2 का मतलब पहले को 3 से करना पड़ेगा और दूसरा को 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे भी कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं। फाइनली कुल मिलाकर के तो वही आया कि 15 से गुना करना है और इसको 8 से गुना करना है। कोई बात नहीं, रहने दो। तो पहला बर्तन से हमको पानी दिख रहा है कि 15×5 = 75 मिल जाएगा, मिलेगा ना। और 4 दूनी 8 सते 56 मिलेगा। तो 56 नहीं 75 रहता तो 125 हो जाता, और 6 और 131। ये 131 पानी हो गया दोनों बर्तन से।
वैसे स्प्रिट हम देखेंगे तो 5 3 15 चौके 60 पहले बर्तन से मिलेगा, दूसरे बर्तन से तो स्प्रिट है ही नहीं, तो 60 स्प्रिट होगा। वैसे ही तीसरका बर्तन से अगर हम देखेंगे तो अल्कोहल देखेंगे तो पहला बर्तन से मिलेगा हमारे पास 9 5 45, और दूसरा बर्तन से देख रहे हैं तो 4 दूनी 8 8 64, 95 और 8 कितना हो रहा है? 64 और 45 109 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा है कि बताइए कि उसमें कुल मिश्रण का कितना भाग स्प्रिट है। तो का किसके साथ लगा हुआ है? कुल मिश्रण के साथ, यानी कि कुल मिश्रण होगा नीचे और पूछ रहा है कौन चीज़? स्प्रिट होगा ऊपर ही ना पूछ रहा है। कुल मिश्रण का कितना हिस्सा स्प्रिट है, तो जोड़ लेते हैं कुल हिस्सा कितना हो जा रहा है। तो 109 140 और 60 टोटल कितना हो रहा है? 300। और इस 300 में से हमको देखना है कि स्प्रिट कितना है। तो स्प्रिट कितना है, यानी 1/5। चलिए, शायद एक 13 नंबर कुछ बोल रहे थे लोग। देखो 12 नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, 13 नंबर कह रहा 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से पूरे भरे हुए हैं। बर्तन में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना है। कह रहा पहले मिश्रण का 1/3 लेना है, दूसरे का 1/2 लेना है और तीसरे का 1/7 लेकर एक नया मिश्रण जब तैयार करेंगे तो नए बर्तन में पानी का प्रतिशत क्या होगा, वो तो बाद में देख लेंगे, पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले ये 3:2:1 के बारे में जानना है। ये बताइए कि ये 3:2:1 क्या है। 3 बर्तन है, इसका मतलब पहले का क्षमता 3 लीटर होगा तो दूसरे का 2 लीटर, तीसरे का 1 लीटर, ऐसा मान लेते हैं हम। लीटर में अगर होता तो ऐसा होता, जिसमें जल मिश्रित दूध से पूरे भरे हुए हैं। जल मिश्रित दूध, हमने जल मिला हुआ दूध जो भी होगा, मिलावटी दूध, पानी का दूध से पूरे भरे हुए हैं। बर्तन में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है तीनों बर्तन में। पहला बर्तन में इस रेशियो में 3 गो बर्तन है ना, दूसरका में इतना और तीसरका में इतना। अब देखो ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहला से 3 लीटर, दूसरका 2 लीटर, 1 लीटर है तो इस सबको आपस में मिला दो। यहाँ बोल रहा है कि पहले मिश्रण का 1/3 भाग लेना है और दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग लेना है और तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण तैयार करना है। तो पहले का जब हम 1/7 भाग लेंगे तो हमारे पास होना चाहिए था 1/3 लेना है हमको। पहले का कुल मिश्रण नहीं लेना है, सिर्फ इसका 1/3 लेना है। और दूसरका से कितना लेना है? 1/2 लेना है। और तीसरका से कितना लेना है? 1/7। माने यही कुल मिलाकर के हमको लेना है मिश्रण। तो देख लेते हैं कि ये क्या रेशियो बनकर आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 7:7:1। कुल मिलाकर के हुआ कि पहले बर्तन से तब 7 यूनिट लेना है, दूसरका से 7 यूनिट, तीसरका से 1 यूनिट। तो चलो सबसे पहले बर्तन को सेम कर लेते हैं, करेंगे ना, तब ना 7:7:1 में बनाएंगे। तो पहला बर्तन देख रहे हैं कि टोटल 7 का है, दूसरका 5 का है और तीसरका 5 का है। तो अच्छा बात है, कितना बना ले? 35। तो 35 बनाने का मतलब है कि पहला बर्तन को आपको गुना करना पड़ेगा। कैसे? 5 और 2 7, 7 बचे 35, 5 7 35, 5 7 35। मतलब पहला बर्तन को 5 से या दूसरका को 7 से और तीसरका को 7 से गुना करेंगे तो ये समान हो जाएंगे। और जबकि हमको समान नहीं करना है, हमको क्या करना है? 7:7:1 बनाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? पहला को 7 से, दूसरका को 7 से और तीसरका को
अभी तक तो कुछ नया काम नहीं ना किया है, जैसा बोला वैसा किए हैं भाई। देखो 7 तो कॉमन होकर कट जा रहा है, यानी हमारे पास हुआ कि फाइनली पहला को 5 से गुना करना है, दूसरा बर्तन को 7 से गुना करना है और तीसरा का बर्तन को 1 से गुना करना है। तो चलो हम देख लेते हैं कि अंत में सभी बर्तन को, तीनों बर्तन को जब मिलाया जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहलका बर्तन को जब आप 5 से गुना करिएगा तो दूध हो जाएगा 5 5 उसी तरह से पानी हो जाएगा 5 दूनी 10। दूसरका बर्तन को चूँकि आपको 7 से गुना करना है तो दूध हो जाएगा 7 चौक 28, अब पानी हो जाएगा 7। उसी प्रकार से आपको थर्ड वाले बर्तन को 1 से गुना करना है तो दूध हो जाएगा 4 और पानी हो जाएगा 1। इस तरह से दूध और पानी का अनुपात तो यही होना चाहिए। 25 दूनी 50 और 7 57 है ना। यहाँ 10 और 8 18, 3 6 18 19 57, यानी 19:6। अगर आपसे पूछता कि दूध और पानी का बताइए मिश्रण में जो नया अनुपात होगा उसमें क्या होगा, तो 19:6। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में, नए बर्तन में पानी का परसेंटेज क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में, बर्तन में पूछ रहा है, यानी कि कुल मिश्रण का कितना % पानी है ये बताना है आपको। तो टोटल मिश्रण कितना है उसमें से हमको पानी बताना है। देखो पानी कितना है, अब प्रतिशत में पूछा है तो किसी भी भिन्न को, किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 25 से 4 4 6। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आए तो पूछिए। अब इससे छोटा तो मेरे जानकारी में नहीं हो सकता है। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो सॉल्यूशन कितना छोटा होगा। समझ में आया? चलिए अच्छा बात है, आया तो। और कुछ इसमें पूछना है पूछ लीजिए, फिर दोबारा मौका कहाँ मिलेगा। ये पूछने वाला क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये पूछ लिए तो बताना तो ज़रूरी है। ये हमको लग रहा है कि पूछने लायक नहीं है, लेकिन उनसे तो नहीं बना ना। मिश्र धातु ए में केवल x और y धातु का अनुपात 5:2 है। मिश्र धातु ए, बर्तन का नाम है ए, और उसमें 2 ही चीज़ है, x और y, जिसका अनुपात वो लिख रहा है 5:2 है। कह रहा है मिश्र धातु भी एक दूसरा मिश्र धातु, एक दूसरा बर्तन है, उसमें कह रहा है कि इन्हीं धातुओं का मतलब x और y का अनुपात जो है वो कितना है, 3:4। अभी तक जो क्वेश्चन का डेटा गिवन है वो हम राइट डाउन कर रहे हैं। अब देखो कह रहा है कि यदि मिश्र धातु C, थोड़ा C के बारे में देखना, C भी कोई मिश्र धातु ही है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। मतलब पहला मिश्र धातु और दूसरा मिश्र धातु को जब आपस में हम मिलाएंगे तो एक तीसरा मिश्र धातु तैयार होगा, एक तीसरा मिश्रण तैयार होगा, और उस तीसरे बर्तन का नाम क्या दे दिया गया, C। तो कह रहा है कि A और B को हम 4:5 में मिलाए हैं। तो अभी तक सब करवे किए हैं, 4:5 में मिलाए हैं। तो सबसे पहले बर्तन को सेम करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये तो एकदम में नहीं पूछना चाहिए थे, ऑलरेडी सेम है, नहीं है। अब इसको हमको 4:5 में बनाना होगा तो इसको 4 से गुना कर देना और इसको 5 से, क्योंकि बाकी तो टोटल मिश्रण ऑलरेडी ये सेम था। अब कह रहा है कि मिश्र धातु C में x का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मैंने C में कितना है x, यानी कुल मिश्रण में, C का मतलब टोटल मिश्रण, A प्लस B का नाम दिया गया है C। तो 5 का 20 x मिलेगा पहलका बर्तन से, अब 15 मिलेगा दूसरका बर्तन से, यानी कि 15 और 20 35। उसी तरह से y जो पहला बर्तन से मिलेगा वो 8 मिलेगा, दूसरका बर्तन से 20 मिलेगा। तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? 35 और 25 60 और 8 68, टोटल मिश्रण कितना हुआ? उसमें हमको बताना है x का परसेंटेज। x है कितना पहले ये तो देख लो। अब प्रतिशत में पूछ लिया था, गुना पच्चीस 125 75 और 10 85 या 2 87 अब बट्टा 17। फ्रैक्शन में दिया है कि परसेंट पॉइंट में दिया है? तो 17 × 85 बचेगा कितना? 2 17 एकम 17 17 × 85 2 17 एकम 17 3 5 8 है ना? 51.8/17%। नहीं ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 5:2 है और दूसरका में 3:4 है और 4:5 में 7 और 7 ये ऑलरेडी है सेम। इसको 4 से और इसको 5 से करना था। तो 20 और 15 35, 8 और 20 28, ओहो 68 हम लिखे थे, 68 नहीं 63 हो रहा है ना, ये 63 हो रहा है। कितना हो रहा है? हम 68 जोड़ रहे हैं, गलत जोड़े हैं। इसमें से हमको x का पूछा था ना, x का, तो x का मतलब 35। अब प्रतिशत में पूछा था तो गुना 100। 7 × 5 35, 7 9 63, यानी कि 500/9। 11 × 5 55। भाई 100 होता तो 11 बार में भाग लगता, 11 9 99। 500 है तो 11 का 5 गुना 55 बार में जाएगा ना। एक ऑप्शन दिख रहा है इसका 55.5/9। चलिए ख़त्म हो गया। टाइप 21 भी कल स्टार्ट हुआ था हम लोग का, है ना? टाइप 21 कल स्टार्ट किए थे। कुछ पूछना है एक नंबर को छोड़ करके, क्योंकि ये तो शायद कुछ गड़बड़ है, 1:4 हो या जो भी हो। हाँ अच्छा, 5 और 6 दोनों एक है नहीं? कह रहा है 2 मोमबत्तियां जिसकी लंबाई और मोटाई समान नहीं है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप बनाए उसमें समान लंबाई का था, है ना? लेकिन यहाँ लंबाई समान नहीं है और मोटाई भी समान नहीं है। कह रहा है 2 मोमबत्ती जिसकी लंबाई समान नहीं है और उसे एक ही समय पर जलाया गया। लंबी मोमबत्ती 22 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, जबकि छोटी 8 घंटे में। दोनों मोमबत्ती नियत दर से जलती है तथा 6 घंटे के बाद दोनों मोमबत्ती के बचे हुए भाग की लंबाई समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। तो दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात बताइए। देखो दोनों का लंबाई अलग अलग है, तो एक का लंबाई यदि x होगा तो दूसरे का लंबाई y होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो पहली मोमबत्ती को हम x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चलो अब तो वही रहेगा, कोई बात नहीं।
कह रहा है कि लंबी मोमबत्ती 22 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। 22 घंटे में कितना जल रहा है? वाई, लंबी वाला का बोल रहे हैं ना, लंबी का मतलब वाई, छोटी का मतलब एक्स। कह रहा है कि लंबी मोमबत्ती 22 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। 22 घंटे में वाई यूनिट जलता है। ये टोटल लंबाई इसका कितना है? मान लो ये 88 मीटर रहता, तो 22 घंटा में पूरा जल जाता है, तो 1 घंटा में कितना जल रहा होगा? 4 मीटर, है कि नहीं? तो कैसे पता चल रहा है? कुल लेंथ को आप समय से भाग दे रहे हैं, तो आपको उसको रेट पता चल जा रहा है, किस रेट से जल रहा है ना। या एक ही नियम से बोल सकते हैं, 22 घंटे में वाई यूनिट जलता है, तो 1 घंटे में कितना जलेगा? तो वाई बटा 22, है कि नहीं? तो ये जलेगा वाई बट्टा 22 यूनिट प्रति घंटा। और दूसर का कितना देर में जलेगा? x बट्टा 8 यूनिट प्रति घंटा। ये इसका जलने का रेट हो गया। अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया, आप ही बताइए। कह रहा है दोनों मोमबत्ती नियत दर से जलती है, तो 6 घंटे बाद दोनों मोमबत्ती के बचे हुए भाग की लंबाई समान हो जाती है। जो बचा हुआ भाग होगा मोमबत्ती का जलने के बाद, वो समान हो जाएगी 6 घंटे के बाद। यहाँ समय दे दिया है, लेंथ पूछ रहा होगा, तो दोनों मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। डेफिनेटली पूछ रहा है। देखिए, तो पहला मोमबत्ती जो है वो x के दर से x यूनिट का है, जो कि x/8 की दर से जल रहा है। और दूसरा का जो है y यूनिट का है और y/22 के रेट से जल रहा है। और कह रहा है कि इनके 6 घंटा जलने के बाद, देखो सीखो पहले, ये जो पहला वाला मोमबत्ती या दूसरा जो मानना है मान लो, छोटी मोटी दोनों बराबर है तो टेंशन नहीं है। 1 बटा 8 यूनिट प्रति घंटा जल रहा है, टोटल है x यूनिट का, तो बचेगा इतना ही ना। कितना देर में? 1 घंटे में। और ऐसा कितना देर जला है? 6 घंटा। तो 1 घंटा में इतना जलता है, तो 6 घंटा में तो इतना जल गया होगा। तो 6 घंटा में इतना जल जाएगा, था इतना, तो बचेगा इतना ही ना। चलो, वैसे ही दूसर का मोमबत्ती जो था वो y यूनिट लंबा था, और 1 घंटा में y बट्टा 22 यूनिट जलता है, और 6 घंटा ये भी जला है, तो 6 घंटा में इतना जल गया होगा, था y यूनिट का, तो बचेगा कितना? इतना। सही बोल रहे ना? अब ये जो लंबाई है ना दोनों का बचा हुआ, वो दोनों क्या है? बराबर है, समान है, अर्थात 1:1 बोलो, चाहे आपस में बराबर है। और यही आपसे x/y पूछा जा रहा था। रुको हम हल कर देते हैं, आप मत कीजिए। द्वितीय आए 6, 2 चौके 8, द्वितीय आई 6, 2 11 22। तो 4x में से 3x चल जाएगा, बचेगा x/4 बराबर 11y में से 3y चल जाएगा, बचेगा, तो x/y आराम से बता देंगे। 8 चौका 32, 32:11, 11:32, 32:11। तो दोनों मोमबत्ती के लंबाई का अनुपात क्या होगा? अगर ये डेटा है तो यही आंसर होगा, और अगर कुछ होगा तो पता नहीं, पिछले बार सुधरवाए होंगे तो हमको ध्यान नहीं है। अगर यही हर जगह डेटा है 22 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, ये सब, तो फिर यही आंसर होगा। चलिए दूसरा भी हम बना देते हैं। करे समान लंबाई पर भिन्न भिन्न मोटपन की 2 मोमबत्ती एक ही समय पर जलाई जाएगी। मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे में जलना चाहिए
और पतली को 2 घंटे में, 2 घंटे कम में, तो कितने समय में मोटी मोमबत्ती दुगनी लंबाई की रहेगी, पतली से दुगना? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, दोनों अलग अलग है, समान लंबाई। अच्छा लंबाई तो समान हो गया, कोई बात नहीं, हमको लगा असमान है। तो जब समान लंबाई का है तब तो आराम से मान ही सकते हैं जो 6 घंटा से भी कटे और 4 घंटा से भी कटे, क्योंकि 2 घंटा कम का मतलब 4 घंटा अगला को लगता होगा। तो जो 6 से भी कटे और 4 से भी कटे, लंबाई कितना मान लिया जाए, 12। मतलब प्रत्येक मोमबत्ती का लंबाई हम 12 यूनिट मान लिए। आप XYZ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोटी मोमबत्ती 6 घंटा में, तब अच्छा 6 घंटा में 12 यूनिट, तब तो ये जल जाता होगा। तो 6 घंटा में 12 यूनिट, तो 1 घंटा में कितना जलता होगा, 2 यूनिट। तो 1 घंटा में 2 यूनिट कितने समय में हमको नहीं पता। मान लीजिए ये T घंटा चला होगा, तो T घंटा में इतना जला होगा, तो बचा होगा इतना। ये मोटी वाली का बात हो रहा है। और छोटी जो पतली मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जल जाती है। तो 12 यूनिट जलने में उसको 4 घंटा, यानी कि 4 घंटा में 12 यूनिट, तो 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट प्रति घंटा जलता है। तो 1 घंटा में 3 यूनिट, और मान लीजिए कि ये T घंटा के कितने समय बाद, दोनों के लिए एक ही समय पे जलाए थे, तो जितने समय बाद यानी दोनों के लिए समय सेम रहा। तो T घंटा इसको भी लगा होगा, तो ये इतना जल गया होगा, तो बचा होगा इतना। ये पतली वाली का बात हो रहा है। पर मोटी मोमबत्ती जो है पतली से दुगनी लंबाई में रहेगी। मोटी तो यही है और ये पतली है, तो मोटी वाली जो है पतली से दुगनी हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोला। अब आराम से हल कर लेते हैं। 3 दूना 6T, यहाँ 2T घट के आएगा 4T। अब फिर यहाँ देख रहे हैं 12 दूनी 24, अब 12 कितना आ रहा है, यानी T का मान। और ये आपसे पूछ रहा है ना कि कितने समय में, तो 3 घंटे में। वो वीडियोस देखिएगा पुराना वाला में, तो हमको लगता है उसको सुधरवाए होंगे शायद, इससे पहले वाले का। वो 22 घंटा या 6 घंटा में कुछ लग रहा है हमको। चलिए ध्यान दीजिए। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 में कमी कर देता है। नियोक्ता का मतलब होता है द पर्सन हु हायर एम्प्लॉयज़, वह व्यक्ति जो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, रिक्रूट करता है। तो एक नियोक्ता जो है अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कंपनी होगा जिसका कुछ नियोक्ता होंगे कंपनी में रिक्रूट करने वाले, वो अपने कर्मचारी की संख्या को 8:5 में कम कर दिए। इसका मतलब हुआ कि यदि उनके कंपनी में पहले, ये सब समझने के लिए लिख रहे हैं तो कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पहले यदि उस कार्यालय में या कंपनी में कर्मचारी की संख्या 8 होगा तो अब 5 हो गया होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। 8:5 में कमी करने का मतलब पहले संख्या रहा होगा 8, तो अब हो गया होगा 5। और कह रहा है और उनका वेतन को 7:9 में बढ़ा दिया। मतलब उनका जो वेतन है, जिनका पहले अगर 7 होगा, अब उनका वेतन 9 हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन लिखा है अभी तक। आगे वो क्या कहेगा वो तो बाद में समझेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। एक बात बताइए, अगर पहले 8 लोग थे और प्रत्येक का वेतन 7 रुपया था तो कंपनी को टोटल पेमेंट कितना करना पड़ता होगा? 56 रुपया। एक व्यक्ति का वेतन यदि 7 रुपया है और 8 लोग थे तो 8 सते 56 रुपया। कंपनी 56 रुपया खर्च करता होगा कुल पेमेंट पे या कुल कर्मचारी पे। लेकिन अब जो है कर्मचारी की संख्या सिर्फ 5 है, लेकिन प्रत्येक का वेतन 9 रुपया है। तो एक का वेतन 9 रुपया, 5 लोग हैं, तो कंपनी अब टोटल पेमेंट कितना करती है? इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी के वेतन में या मतलब कुल वेतन में कर्मचारी का 56:45 का कमी हो गया है कि नहीं। तो कह रहा है परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी का वेतन के कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? सभी कर्मचारी के वेतन के कुल राशि, ये तो टोटल हमने निकाल लिया है। कुल राशि पहले 56 रुपया था, अब 45 है। तो हम बोलेंगे कि 56:45 के अनुपात में क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। 56 से हो गया 45 तो कमी ना हो रहा है। तो जब सीख जाइएगा तो ऐसे ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 में बढ़ा देता है। देखिए संख्या जो था पहले वो था 9, लेकिन अब हो गया है 8। लेकिन जो उनका वेतन है वो पहले था 14 और अब हो गया है 15। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पहले अगर 9 लोग थे, अब प्रत्येक का वेतन 14 रुपया, तो 14 9 26 से टोटल कितना लगता होगा? 126। उसी तरह से अब जो है लोगों की संख्या 8 हो गया है और प्रत्येक का वेतन 15 रुपया है, तो कंपनी टोटल खर्चा करती होगी 120 रुपया, या कुल कर्मचारी का वेतन 120 रहा होगा। कह रहा यदि प्रारंभिक वेतन बिल इतना रुपया था, ओहो इससे तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर इससे कोई लेने देना नहीं है फिर हमको, क्योंकि पूछ रहा है बताइए वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। सिर्फ अनुपात है ना पूछ रहा है हमसे। तो था 126 हो गया 120, यानी 126:120, या इसको काट देते हैं 6 20 20 से 21 6 26 से, है ना, यानी 21:20। चलिए ध्यान दीजिए, नहीं ये तो आपके लिए छोड़ेंगे हम। एगो एथिए गायब है इसका। चलिए ध्यान दीजिए, करें जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ गई। देखिए कहीं पे वाटर पार्क लगा हुआ था, उसका टिकट का जो कीमत है वो 11:12 में बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब टिकट का कीमत पहले रहा होगा 11, तो अब हो गया होगा। उसी तरीके से पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुक, मतलब प्रत्येक दिन जितने भी दर्शक आ रहे हैं उनकी संख्या 8:7 में कमी हो जाती है। इसका मतलब संख्या का कहने का सेंस है कि पहले अगर पार्क में 8 वो आते होंगे लोग, तो अब आएंगे बस। तो एक बात बताइए, अगर एक टिकट का किराया या कीमत 5 रुपया है तो 10 लोग के लिए कितना उसको मिलेगा? 50 रुपया। अगर एक टिकट का सर्कस वाला कीमत 10 रुपया रखा है, दिन भर में 50 को दर्शक आ जाएंगे तो कितना कमाएगा? 500 रुपया।
तो वैसे ही एक वाटर पार्क वाला जो टिकट का कीमत रखा था पहले 11 रुपया रखा था, और आदमी कितने आते थे दर्शक? 8। तो मालिक को, सर्कस मालिक या वाटर पार्क मालिक को टोटल इनकम पहले कितना होता होगा? 88 रुपया होता होगा। उसी तरीके से अब जो है टिकट का कीमत 12 रुपया कर दिया गया है। रुपया उपया है नहीं, हम समझने के लिए बार बार बोलते हैं ये बात। अब टिकट का कीमत जो है 12 रुपया कर दिया गया है, और आदमी कितने आ रहे हैं, दर्शक कितने आ रहे हैं? 7। तो बताओ मालिक को, वाटर पार्क मालिक को टोटल कितना रुपया मिलता होगा? 12 सत्ते 84 रुपया। तो जाहिर सी बात है कुल इनकम में भी उसका कमी हो रहा है, नहीं हो रहा है? खैर देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व का मतलब टोटल पर डे का दैनिक 1,76,000 रुपया था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि टिकट के कीमत में वृद्धि करने से पहले टोटल जो मिलता था वो 1,76,000 रुपया मिलता था पहले, जब टिकट की कीमत में वृद्धि नहीं हुआ था तब। प्रश्न में लिख रहा है कि सबसे पहले जब टिकट के कीमत में वृद्धि नहीं हुआ था तो वाटर पार्क मालिक को पर डे 1,76,000 रुपया मिलता था। तो बताइए कि टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद पर डे उसका इनकम क्या है? तो टिकट का वृद्धि से पहले उसका टोटल इनकम पर डे का 1,76,000 रुपया था, और हम देख रहे हैं कि टिकट के कीमत में वृद्धि से पहले उसका जो टोटल इनकम था वो कितना था? तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका, कह रहा है कि वृद्धि करने के बाद उसका पर डे इनकम कितना हो रहा है। जब टिकट का वृद्धि हो गया तो पर डे उसका इनकम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? हमको लगता है 2 बार में जा रहा है। चलिए नेचर 2 और नेचर 3 में थोड़ा सा हेडेक वाला बात आएगा, इसको आज तो नहीं बताएंगे, टाइम रहेगा कितना भी तो भी नहीं बताएंगे। नेचर 2 और नेचर 1 दोनों बहुत ज़रूरी है, और इसका कम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता नेचर 3 नेचर 4 में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए। कह रहा है किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। कह रहा है कि इन 2 स्टेशन के बीच फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो भी यात्री करेंगे, सफ़र करेंगे, तो उसमें जो किराया लगेगा वो 3:1 के रेशियो में लगेगा। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो किराए का अनुपात होगा वो 3:1 होगा। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में अगर राजधानी में बैठिएगा तो 3 रुपया का टिकट लगेगा, और वही राजधानी में सेकंड ईयर में बैठिएगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा। किसी निश्चित प्लेटफॉर्म है, किसी निश्चित डिस्टेंस के बीच में बात कर रहे हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए। कह रहा उस स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में जो भी संख्या है उनका अनुपात 1:50 है, हो सकता है।
जो यात्रियों का संख्या है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सफ़र करने वालों का, वो 1:50 है। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में जो किराया लगेगा वो 3 रुपया, सेकंड ईयर में 1 रुपया, लेकिन फर्स्ट ईयर में यात्री बैठ रहे हैं 1 और सेकंड ईयर में बैठ रहे हैं 50 गो। हम आपसे एक सवाल करेंगे कि एक बात बताओ, अगर फर्स्ट ईयर से टिकट का जो किराया है वो 3 रुपया है और उसमें यात्री सफ़र कर रहे हैं 1 और 2 होते तो टोटल कितना खर्चा आता? 3। तो ये जो 6 और 9 होगा वो किसके पास जाएगा? रेलवे के पास न जाएगा। वो रेलवे का ना इनकम हुआ। अगर एक टिकट बेच रहा है 3 रुपये के हिसाब से, तब फर्स्ट ईयर से रेलवे को कितना कमीनी होगा? 3 रुपया होगा टोटल। उसी तरीके से सेकंड ईयर में जो कि किराया टिकट का 1 रुपया है, वैसे वैसे यात्री कै गो बैठ रहे हैं उसमें? 50 गो। तो 50 गो से टोटल रेलवे जो है सेकंड ईयर से कितना कमाएगा? इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से वो 3 रुपया कमाएगा, सेकंड ईयर से 50 रुपया कमाएगा। कुल किराया 1325। छोड़िए, अब यहाँ पे हल करते हैं, बाकी क्या लिखा हुआ देख लेंगे। कह रहा है कि किसी एक दिन रेलवे को दोनों टीयर से कुल किराया जो मिला है वो 1325 रुपया मिला है। कितना मिला है? दोनों टीयर से, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मिला करके। तो हम भी रेशियो में ज़रा देखते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से टोटल कितना रेलवे को मिल रहा होगा। तब फर्स्ट ईयर से तो 3 रुपया मिला होगा और सेकंड ईयर से 50 रुपया मिला होगा, तब 50 और 3 53 रुपया। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। फर्स्ट ईयर का किराया क्या है? प्रथम श्रेणी का एक टिकट का किराए कितना है? प्रथम श्रेणी का एक टिकट का कीमत क्या है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड ईयर का एक टिकट का कीमत कितना है? थर्ड क्वेश्चन लिखिए, प्रथम श्रेणी में कितने यात्रियों ने सफ़र किए, मतलब फर्स्ट श्रेणी में यात्रियों की संख्या क्या है? प्रथम श्रेणी के यात्रियों की संख्या क्या है? और एक चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या क्या है? बस यही क्वेश्चन आपको हल करना है। चलो पहले तो हम लोग कुछ कर लेते हैं। पच्चीस 125, ये तो 25 बार में कट रहा है। ठीक है, बाकी अब आप लोग करो। तिरपन से 25 बार में ही कट जा रहा है 1325। अब आप लोग हल करो, चारों क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग ला लो। देखिए, प्रश्न के हिसाब से एक रेलवे निश्चित राशि दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि रेलवे को जो है एक दिन में कुल 1325 रुपया का आय हुआ है, इनकम हुआ है। तो हम रेशियो में देख रहे हैं कि एक दिन में टोटल उसको 53 हो रहा है। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो भी पूछेगा उसका अब गुना करेंगे। तब पहला क्वेश्चन था आपका कि फर्स्ट श्रेणी का एक टिकट का किराया का कीमत क्या है, तो कैसे गुना? तब 25 आई। उसी तरह से हमसे अगर पूछेगा
कि सेकेंड ईयर का किराया एक टिकट का कितना है, तो कितना हो जाएगा। उसी तरीके से आपसे अगर पूछेगा कि फर्स्ट ईयर में यात्रियों की संख्या कुल कितनी है, तो कैसे गुना, यानी 25। उसी तरीके से यदि आपसे पूछेगा कि सेकेंड ईयर में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या कितनी है, तो कैसे गुना, तो 50 से। तो 25 25 125 यानी 1250। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? छाप लिए? चलो तो पांचवा क्वेश्चन लिख लो, इसी में पांचवा क्वेश्चन भी लिखो। प्रथम श्रेणी से रेलवे को कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। प्रथम श्रेणी से रेलवे को कुल कितना किराया मिला। और अंतिम क्वेश्चन लिख लो, सेकेंड ईयर से रेलवे को कुल कितना किराया मिला। हो गया ना? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि फर्स्ट ईयर में एक टिकट का कीमत कितना है, तो कितना आ रहा है। फर्स्ट सेकेंड ईयर का किराया का एक टिकट का किराया कितना, एक टिकट का कीमत कितना है, तो 25। फर्स्ट ईयर में कुल यात्री कितने हैं, तो 25। सेकेंड ईयर में कुल यात्री कितने हैं, तो 1250। समझ गए? तो इस तरह से जो ये चारों है, ये सब का सब कौन चीज़ है, आई दोनों सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों भाई, बड़ा टेंशन वाला बात है। देखो, नियमता हम लोग गलत क्यों हैं और सही कैसे हो सकते हैं, और ये दो सही क्यों हैं और ये बाकी गलत क्यों हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे नेचर 3 नेचर 4 और दिक्कत करने लगेगा अगर नहीं समझिएगा अभी तो। इसलिए आपको बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब प्रेम से या तो ज़बरदस्ती, आपको समझना ही पड़ेगा। देखो, नियमता हम कैसे बनाएंगे, आपके मन में कुछ विचार है तो उसको प्रकट कीजिएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो किराया का यानी कि फेयर का जो रेशियो है वो 3:1 है, और उनमें यात्रियों का जो संख्या का जो अनुपात है वो 1:50 है। देखो, हर चीज़ का जब बेसिक पे फोकस कीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो नियमता कैसे होना चाहिए था। तो देखो, सबसे पहले ध्यान दो, हम लिखेंगे A/B बराबर 3:1, और हम लिख दे कि B/C बराबर 5:7। तो दोनों सेम है क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, B/C बराबर 3:1:7, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, या 3:5:7 भी नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते ना? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग घर हैं, इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहा है। उसको आप अगर कंबाइन कर सकते थे तो पहले कर लो, अदरवाइज़ तो फ़िलहाल इतना ही बोलेंगे कि दोनों अलग अलग घर का है तो इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो
यहाँ देखो एक घर जो रेशियो दिया है वो फेयर का दिया हुआ है, किराए का दिया हुआ है, और ये जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है ये इनके संख्या का दिया हुआ है, मतलब दोनों अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। अब जब दो अलग अलग घर का रेशियो हो तो हम सबसे पहले निश्चित बनाते हैं कि आखिर निश्चित में किराया होगा कितना, तो ये होगा 3x, तो ये होगा 1x। अब ये अनुपात का चिन्ह हट गया, मतलब ये निश्चित बन गया, ये निश्चित में हो गया कि ये 3x पहले का किराया है और दूसरे का एक टिकट का किराया x है। वैसे ही अगर नंबर को भी हमको कांस्टेंट बनाना होगा तो इसको 1x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, अरे गधा ऐसा होगा, दोनों हम लोग सेम कोफिशिएंट मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? ये बात पर भी हम जिक्र किए हैं। ऐसा इसलिए नहीं मान सकते कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों के लिए वह जो कांस्टेंट इस वो कोफिशिएंट जो टर्म होगा वो दोनों के लिए मतलब कॉमन हो। यह ज़रूरी नहीं है कि वैसा नंबर जहाँ पे जा करके मल्टीपल हो करके दोनों एक एक्चुअल वैल्यू आपको दे दे, ये जरूरी नहीं कि दोनों के लिए सेम हो। तो इसलिए हमेशा शॉर्ट में अगर बोलें तो जब भी 2 या 3 या सीधा सा बोले कि जब अलग अलग घर का रेशियो दिया रहे तो सबका हम कोफिशिएंट को भी अलग अलग मानेंगे। तो ये 3x होगा तो ये 1x होगा, ये y होगा तो ये 50y होगा। y क्यों मान लिया इसका कोफिशिएंट, x इसका क्यों माने कि दोनों अलग अलग घर का रेशियो है। यहाँ तक ठीक है ना? देखो बहुत सरल चीज़ है लेकिन अब समझोगे तब। अब हम इसको टोटल इनकम पता करेंगे रेलवे का, तो भाई सीधा सी बात है, यात्रियों की संख्या कितना है y और एक टिकट का कीमत कितना है 3x, तो भाई रेलवे को कितना मिलेगा 3xy। दूसरा, एक टिकट का कीमत 100 रुपये है सेकेंड ईयर में और यात्री कितने हैं 50y, तो रेलवे से मतलब रेलवे को टोटल कितना मिलेगा 50xy। यहाँ तक सही है? प्रश्न में दिया है 1325 रुपया। वो पता है 1325 रुपया क्या दिया हुआ है? रेलवे का एक दिन का टोटल इनकम दिया हुआ है, कुल आय दिया हुआ है। और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से रेलवे को मिल रहा होगा 3xy या सेकेंड से 50xy, यानी रेलवे को टोटल कितना मिल पाएगा एक दिन में 53xy। तो 53xy बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटा 53xy, और जो पूछेगा उसका गुना। तो अगर आपसे पूछेगा जैसे कि पहला, ध्यान दो नहीं तो फिर आगे हवा नहीं लगेगा नेचर 2 नेचर 3 में। यही वजह है कि नेचर 3 को अभी हो सकता है कुछ देर के लिए रोकेंगे और फिर आगे कुछ बताने के बाद फिर थोड़ा सा ही ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमेशा ही करते हैं। तो ध्यान दो, अगर हमसे पूछेगा कि बताइए फर्स्ट ईयर में एक टिकट का कीमत कितना है, तो आप 3x का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। चूँकि 53xy बराबर 1325 है तो 3x बराबर कितना होगा ये ना आपसे निकालना है। तो 3x जब आप निकालने जाइएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और y कैसे कैंसिल होगा? इट मीन्स कैनॉट डिटरमाइन। जब तक y का हमको कोई वैल्यू नहीं पता होगा तब तक हम हल नहीं कर सकते हैं कि उसको साइड कर लेंगे थोड़ा देर के लिए। ऐसा तो नहीं ना होगा चलो इसको मिटा लो, आई तो 25 बार में कट ही जा रहा है, x खत्म हो गया, खाली y है ना दिक्कत कर रहा था, इसको मिटा दो तो 25 से 75, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब हमको सेकेंड ईयर में किराए एक टिकट का पूछा जाता है तो 1x का वैल्यू निकालना पड़ता है हमको। तो फिर से आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पे हम लिखे क्या भाई, यहाँ पे आपका xy था और यहाँ पे तो देखो x से x तो कटा लेकिन y नहीं कटा, हेंस ये जो होगा कैनॉट डिटरमाइन हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन में था, ये तो 53xy के बराबर है ना 1325, और आपसे पूछा गया है कि 1x का वैल्यू बताओ, तो फिर से x कटता, y नहीं ना कटता, तो इसलिए ये भी गलत होता। अब तीसरा का क्वेश्चन में आ जाइए, 53xy बराबर ये तो है ही है, इसको तो कोई हम मिटाने वाला नहीं है, ये 53xy के ही बराबर है। और फिर आपसे 1 का वैल्यू पूछा गया है, 1 मतलब y का, नहीं y का ना पूछे थे, तो y का बाबू जब आप निकालिएगा तो y से y चला जाएगा, और x कैसे जाएगा, x तो अभी भी सटा हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, ये नहीं छोड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी कैनॉट डिटरमाइन हो जाएगा। वैसे ही आपका हम सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ पैसेंजर्स पूछे थे, वो थे 50y,
और ये तो 53xy है आपका, तो y से y जाता है x, फिर भी क्या होता? तो अगेन इट शुड बी कैनॉट डिटरमाइन। इस तरीके से हम लोग चारों को देख लिए कि क्यों ये कैनॉट डिटरमाइन हो रहा है। अब इसका ज़रा चेक करते हैं। ये तो 53xy के ही बराबर है कि नहीं है? 53xy बराबर है ना। और हमको निकालना था फर्स्ट ईयर से कुल इनकम उसको कितना हुआ है 3, यानी कि 3xy। तो देखो xy से xy कैंसिल, दैट्स वाई वी गेट द राइट आंसर। और दूसरा हमारा क्या है, ये भी 53xy है और हमको निकालना है क्या चीज़ 50xy का वैल्यू। तो xy से xy अगेन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है ये दोनों आंसर। लेकिन अभी इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें समझना क्या है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि यार आखिर उसमें आंसर नहीं आया, ये आ गया दूगो, क्या बात है, कौन सा जादू चला होगा। तो जादू इतना जल्दी नहीं पकड़ में आएगा। जादू को समझने से ज़्यादा जादू का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। देखो इसको शॉर्ट में अभी हम बोल रहे हैं कैसे ये निकला, बाकी कहीं नहीं निकला। ऐसा इसलिए कि प्रश्न में 2 अनुपात दिया रहा था, एगो किराए का अनुपात, एगो संख्या का अनुपात, 2 अनुपात दिया था कि नहीं दिया था, बोलो। और निश्चित राशि एक को दे लेता 1325। तब प्रश्न में 2 अनुपात का दिया हुआ था, अनुपातिक राशि 2 दिया था, निश्चित राशि 1 को दिया था। यहाँ तक सही बोले हम, जो क्वेश्चन में दिया वो हम बोल रहे हैं अभी बात। प्रश्न में 2 अनुपातिक राशि दिया हुआ था और 1 निश्चित राशि दिया हुआ है। निश्चित राशि 1325 रुपया है और अनुपातिक राशि 2 क्यों है, 1 किराया का और 1 तो इसलिए 2 अलग अलग घर का अनुपात दिया हुआ है। वैसे में आंसर उसी का ज्ञात किया गया या ज्ञात किया जा सका जिस घर का निश्चित राशि दिया गया था और उसी घर के बारे में पूछा तो आंसर निकल गया। देखो हम क्या बोले वर्ड को, ये निश्चित राशि जो 1325 रुपया दिया था वो 1325 रुपया क्या था, जो सवाल पूछते हैं बताना। 1325 रुपया क्या था, सबसे पहला किराए के रेशियो के घर वाला का था, बोलो। अरे भाई 2 घर का रेशियो आपका दिया था, 1 किराए घर का और 1 संख्या के घर का। तो जो हम पूछ रहे वो बताओ कि ये जो 1325 रुपया निश्चित राशि दिया गया है ये किस घर से संबंध रखता है, किराए वाले घर से, संख्या वाले घर से, ये टोटल किराए वाले घर से संबंध रखता है कि नहीं। मतलब जो दिया गया है ना आपका 2 घर अलग अलग, उससे इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। तो वो दोनों से प्राप्त होकर के जो एक तीसरा घर आया है उससे ये संबंध रखता है। तो इसका मतलब जिस घर का निश्चित राशि होगा उसी घर के बारे में अगर पूछेगा तब तो आंसर ज्ञात होगा, और अगर इससे अलावा दूसरे घर के बारे में पूछेगा तो आंसर होगा कैनॉट डिटरमाइन। देख लो ये जो 1325 रुपया आपका था ये 3rd घर का था, ना तो ये फेयर वाले घर का है ना ही तो नंबर वाले घर का है, ये टोटल वाले घर का है जो इन दोनों घर से बनकर एक नया रेशियो आया है मिल करके। तो ये जो टोटल वाला घर है उसी का रेशियो के बराबर ये आपका 1325 रुपया दिया, यानी 3rd घर से ये संबंध रखता है। तो 3rd घर से अगर संबंध रखता है तो 3rd घर से अगर इसमें दोनों में से आपको कोई भी पूछ दे कि बताओ पहिलका से टोटल उसको फर्स्ट ईयर से कितना इनकम हुआ तो 3xy तो ज्ञात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस घर का रेशियो दिया निश्चित राशि दिया है उसी घर के बारे में वो पूछ रहा है, उसी वाला रेशियो में। अगर पूछता कि 2nd ईयर से कुल कितना उसको किराया मिला रेलवे को तब वो ज्ञात हो जाता। लेकिन इस घर का दिया हुआ है इधर पूछेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कटबे नहीं करेगा, एगो बच जा रहा है ना, देख रहे ना आप। तो जिस घर का मान लो, सुनो एक बात, जितना बोल रहे सुनो, काम करेगा। मान लो अगर दिया रहता यदि किसी दिन यात्रियों की कुल संख्या जो है 51 थी या 102, मान लो कितना था, सफ़र करने वाले किसी विशेष दिन सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या 102 थी, तो बताइए रेलवे को कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। दिमाग लगाओ। यात्रियों की कुल संख्या हम 102 बोले, संख्या का रेशियो दिया हुआ है ना, तो संख्या का दिया हुआ था, संख्या वाला बता सकते हैं, बाकी कुछ हम बता पाएंगे
नहीं बता पाएंगे कि बता देंगे? लगेगा धीरे धीरे, टेंशन न लीजिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तब वो कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अब नोट करके लिख लो, जो हम बोले उसको लिख लो, धीरे धीरे दिल और दिमाग में उतारते चलना है। नोट करके लिखो, जब प्रश्न में दो अलग अलग घर का अनुपात दिया रहे और निश्चित राशि के रूप में सिर्फ एक ही निश्चित राशि दिया रहे तो वैसे स्थिति में जिस घर का निश्चित राशि दिया होगा उसी घर के बारे में यदि पूछा जाए तो उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, तो उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, अथवा अन्यथा, अथवा नहीं, अन्यथा अदरवाइज, अन्यथा किसी अन्य घर के बारे में पूछा जाए तो उत्तर कैनॉट डिटरमाइन होगा। आइए, रटना नहीं है, तो आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैनॉट डिटरमाइन होगा। फिलहाल आपको इस नेचर में कैनॉट डिटरमाइन का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आप नेचर 1 या नेचर 2, क्या है नेचर 2, तो आप नेचर 1 और नेचर 2 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये जो कहानी लिखे हैं और एक्स वाई जो हम करके बताए हैं उस पर थोड़ा सा दिमाग से चिंतन कीजिएगा, और फिर आगे बात करेंगे हम लोग।